टेक्स्ट इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये, क्या पास्ट में घटित हुई सारी की सारी घटनाएं इतिहास होती हैं? नहीं दोस्तों, हमेशा ध्यान रखेंगे, पास्ट में सिर्फ उन घटनाओं को ही इतिहास कहा जाता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, जिसके होने के हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास प्रमाण हैं। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री इज अ टेक्स्ट, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत में घटित हुई उन घटनाओं के बारे में जानकारी देता है जो निश्चित तौर पर घटित हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं और जिसके होने के हमारे पास प्रमाण हैं, हमारे पास सोर्सेज भी हैं। ये जो वर्ड है हिस्ट्री, ये एक यूनानी शब्द से बना है, एक ग्रीक वर्ड से बना है और वो ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया और हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। छानबीन करके, इन्वेस्टिगेशन करके हमें जो भी नॉलेज मिली है, हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसी को यूनानी भाषा में, ग्रीक लैंग्वेज में हिस्टोरिया कहा जाता है और हिस्टोरिया से ही डराइव होकर क्या बना है? हिस्ट्री बना है। और ध्यान रखेंगे, एक यूनानी पर्सन ही था, एक यूनानी या ग्रीक पर्सन ही था जिसका नाम था हेरोडोटस। और इसी हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले एक बुक लिखकर, जिसका नाम था हिस्टोरिका, इसी हेरोडोटस नाम के व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिका और अतीत में हुई घटनाओं के बारे में हमें जानकारी दी। और क्योंकि ये काम सबसे पहले किसने किया? हेरोडोटस ने किया, इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ही इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। दोबारा से समझेंगे, इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है, हिस्ट्री इज दैट टेक्स्ट जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देता है, लेकिन उन घटनाओं के बारे में जो निश्चित तौर पर हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री हिस्टोरिया वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। और एक यूनानी ही पर्सन जिसका नाम था हेरोडोटस, उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर ये सबसे पहले जानकारी दी कि अतीत में क्या घटनाएं घटित हुई हैं। इसीलिए हेरोडोटस इज नोन एज फादर ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हमें समझ में आ गया कि हिस्ट्री क्या है और इतिहास हम किसको कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि हिस्ट्री उसी को कहेंगे जो अतीत में निश्चित तौर पर हुआ है, जिसके हमारे पास क्या है? सोर्सेज हैं, हमारे पास प्रमाण हैं। और ये जो सोर्सेज हैं, ये हमारे पास तीन तरह के हो सकते हैं। या तो वो होंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं पुरातात्विक स्रोत। या तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होंगे या पुरातात्विक स्रोत होंगे। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में हम इंक्लूड कर सकते हैं किन किन चीजों को? फॉसिल्स को, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अवशेष। इसके अलावा इंस्क्रिप्शंस को, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है अभिलेख। इसके अलावा इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं मॉन्यूमेंट्स को या स्मारक। इसके अलावा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कॉइन्स या सिक्के, या इसके अलावा हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं स्टैचूज या मूर्तियां। यही सारी की सारी चीजें मिलकर क्या बनती हैं? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बनती हैं या पुरातात्विक स्रोत बनती हैं। उज्जवल तिवारी जी, सर आप करियर विल पर भी हो ना? हाँ जी, बिल्कुल है। चलिए, सब लोगों को अब बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और सुबह सुबह इतने अच्छे सुहावने मौसम में, और ऊपर से बारिश है ना, उत्तर भारत में बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है और दिल्ली में खासकर मौसम बेहतरीन और सुहावना हो चुका है। लेकिन आप फिर भी ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बैठे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सभी लोगों को देखकर। हाँ जी, तो इतिहास को जानने के हमारे पास कई प्रकार के सोर्सेज होते हैं, कई तरह के स्रोत होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत। इसमें हम इंक्लूड करते हैं अवशेषों को, अभिलेखों को, स्मारक को, सिक्कों को और मूर्तियों को। अगर हम बात करें फॉसिल्स के बारे में या अवशेषों के बारे में, तो हम सब जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारे अवशेष मिले या बहुत सारे फॉसिल्स मिले जो खुदाई करके हमने प्राप्त किए। जैसे नटराज की मूर्ति हमें मोहनजोदारो से मिली,
शंख का बना हुआ एक बैल हमें हड़प्पा से मिला। नृत्य करती हुई बालिका की एक मूर्ति भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली या मोहनजोदारो से मिली। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अवशेष कहलाते हैं या फॉसिल्स कहलाते हैं। इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों की अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे, पत्थरों पर, मेटल्स पर, लकड़ी पर, रॉक्स पर, केव्स में अगर कोई भी एडिक्ट या कोई भी स्क्रिप्ट या कोई भी लेख हमें लिखा हुआ मिला है, दैट इज नोन एज इंस्क्रिप्शन। और ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पुराने इंस्क्रिप्शन, सबसे पुराने अभिलेख अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप ने ही 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और हमें यह जानकारी दी कि भारत के इतिहास का सबसे महान शासक मगध में मौर्य साम्राज्य में हुआ है अशोका द ग्रेट या अशोक महान। 1837 से पहले हम इस रूलर का नाम भी नहीं जानते थे, हमें इसके नाम के बारे में भी नहीं पता था, क्योंकि 1837 तक हम यही समझते थे कि ये कोई श्रीलंका का महान शासक था जो हिंदुस्तान में आया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन जब जेम्स प्रिंसेप ने इसके अभिलेखों को पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि ये महान शासक श्रीलंका का नहीं बल्कि भारत का था। और ये श्रीलंका से नहीं आया था बल्कि इसने भारत से अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका। मॉन्यूमेंट्स, स्मारक की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं वी हैव एन नंबर ऑफ बिल्डिंग्स। हमारे पास दुनिया भर के इमारतें हैं, दुनिया भर के स्मारक हैं जो हमें ये जानकारी देते हैं कि हाँ, हमारे अतीत में ऐसी घटना घटित हुई है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं दिल्ली में लाल किला है, और दिल्ली में लाल किले का होना सिर्फ लाल किले के होने का प्रमाण नहीं है, वो इस बात का भी प्रमाण है कि उसका निर्माण 1638 से 1648 तक मुगल एम्परर शाहजहां ने करवाया था। और उसमें शाहजहां से लेकर बहादुर शाह जफर तक टोटल 13 मुगल एम्परर्स ने क्या किया? रूल किया या शासन किया। इसके अलावा कॉइन्स भी है ना, या सिक्के भी वो सोर्स होते हैं जो हमें अतीत में घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन सिक्कों से हमें जानकारी कैसे मिली? लेट्स टेक एन एग्जांपल। गुप्ता पीरियड में या गुप्त काल में एक महान राजा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जो अपने आर्मी मिशंस के लिए फेमस हुआ करता था। इसे नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा गया है, इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। हमें समुद्रगुप्त के समय के कुछ सिक्के मिले और उन सिक्कों पर संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त का नाम लिखा था। तो दूसरी तरफ उसी सिक्के पर एक चित्र बना था जिसमें समुद्रगुप्त को ही वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया था। और क्योंकि सिक्के पर समुद्रगुप्त को ही वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया, इसी बात से हमें यह जानकारी मिली कि समुद्रगुप्त वॉज अ वीणा प्लेयर, समुद्रगुप्त एक वीणा वादक था। और हमें यह भी पता चला द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया इज वीणा। भारत का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ही कौन सा माना जाता है? वीणा माना जाता है। इसके अलावा स्टैचूज की अगर हम बात करें, मूर्तियों की अगर बात करें, तो 1st सेंचुरी से हमारे देश में मूर्ति कला का विकास शुरू हुआ है। और कुषाण वंश के सबसे महान राजा कनिष्क के शासनकाल से ही भारत में मूर्ति कला का विकास शुरू हुआ। और हमारे देश में मूर्तियां 2 आर्ट्स में बनती थी या 2 कलाओं में बनती थी, एक गांधार शैली कहलाती थी और एक मथुरा शैली कहलाती थी। आशुतोष जी, है ना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्लास शेड्यूल थोड़ा एडवांस में दीजिए। मनीषा जी, बिल्कुल ठीक है, मैं मैनेजमेंट से इस बारे में जरूर बात करूंगा और आपको पहले ही, है ना, सारे का सारा जो शेड्यूल है वो आपको मिल जाएगा। और एक और चीज मैं बता देता हूं, अगर, है ना, आप साथ के साथ कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं या एटलीस्ट वो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं वो नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं साथ के साथ। इसके अलावा, है ना, सारे के सारे हिस्ट्री के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे। आज पहली क्लास है, जैसे ही, है ना, एनरोलमेंट खत्म हो जाएगा इस बैच में, सारे के सारे एडमिशन हो जाएंगे। और जैसे ही ये बैच एकदम फ्रीक्वेंटली और स्मूथली चलने लगेगा तो हम सारे के सारे नोट्स जो है वो आपके लिए अपलोड करवा देंगे। इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लिख रहा हूं मैं या जो भी लिखा है वो सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में पीडीएफ फॉर्म में जरूर मिलेंगे। सर, करंट अफेयर्स कौन से सर कराएंगे एंड कैसे होंगे, वीकली या डेली? रितिका जी, डेली करंट अफेयर्स नहीं कराएंगे, हाँ, लेकिन हम वीकली करंट अफेयर्स कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अंकित कुमार जी, सर बिग फैन हूं आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी आपका। सर, टॉप रैंकर्स पर आप पहले से पढ़ा रहे हो, पहले बैचेस से कुछ अच्छा होगा क्योंकि फीस इसकी ज्यादा है। बेसिकली, है ना, फीस इसकी ज्यादा इसलिए है ना, क्योंकि इसमें जो ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है और इसमें
हम स्टडी मटेरियल है ना और बाकी करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अलावा स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो हम ज्यादा पढ़ने नहीं आए हैं, हम रेलेवेंट पढ़ने आए हैं, वो चीजें पढ़ने आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगी, ठीक है ना। तो आप इस बात से निश्चिंत रहिए कि अगर आप पहले भी कोचिंग कर चुके हैं तो इसको एनरोल करने में या इस पैक को खरीदने में आपको कोई भी परेशानी या कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। आप इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे आप जानते हैं बेस्ट फैकल्टीज हैं हमारे पास, जिसमें है ना आपको सारी की सारी बहुत ही स्ट्रिक्टली रेलेवेंट चीजें पढ़ाई जाएंगे। रितिका जी, वीकली होंगे हमारे पास करंट अफेयर्स। यश ठाकुर, सर आज मेरा भी बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं यश ठाकुर जी, आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम माय साइड एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आप हमेशा खुश रहे, आबाद रहे और जल्दी जल्दी आप सक्सेस पाए, और जो भी आप लाइफ में करना चाहें आप नए आयामों तक पहुंचे और फटाफट से सक्सेसफुल हो जाएं। फ्रेम के बाहर जा रहा है, फ्रेम के बाहर कुछ नहीं जा रहा है, सब कुछ फ्रेम में है, घबराने की जरूरत नहीं। अंकित कुमार, आप मेरे बहुत फैन हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। पेज कट रहा है, अभी तक तो पेज पे कुछ नहीं कटा है, स्क्रीन आपके सामने है ना। हाँ जी, तो हम बात करते हैं इतिहास को जानने के। आप और मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, आप अभी कुछ और लोग ऑनलाइन आए हैं, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। आई एम अभिषेक सुमन, मेरा नाम अभिषेक सुमन है और आई एम डीलिंग हियर विद इंडियन हिस्ट्री पार्ट। मैं यहाँ पर भारतीय इतिहास का जो पार्ट है वो आपको करवाऊंगा। मेरा नाम अभिषेक सुमन है, आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, कई बार आप में से कुछ लोग हैं जो मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप मेरा नाम ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। आप मुझे फेसबुक पर भी मिल सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मिल सकते हैं, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम किसी को भी होती है वो सारी की सारी चीजें आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्या वीडियो विजिबल नहीं है मनीषा जी? कुछ लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है शायद साउंड को लेकर या वीडियो को लेकर, प्लीज मुझे बताइए, फिर मैं टेक्निकल टीम से ठीक कराता हूं अगर कोई प्रॉब्लम है तो इतिहास को जानने के हमारे पास सबसे पहले तरीके के जो सोर्सेज होते हैं वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स या पुरातात्विक स्रोत। कुछ मेरे भाई लोग, अच्छा बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ओके, फिर तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कुछ मेरे भाई लोग, कुछ मेरे दोस्त लोग, है ना, मेरा कांटेक्ट नंबर मांग रहे हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं। इट्स 9873171837। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, वैसे मैं आपको सारे के सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अपलोड करा दूंगा। अभिषेक गौर जी मुझे बता रहे हैं कि सर आप जैसे एक डीएम है मुरादाबाद में, ओके। जमील अहमद जी, मैंने अपना नंबर लिख दिया है यहाँ पर, है ना, आप नंबर नोट कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया है। और जो लोग भी मुझे मैसेज करेंगे प्लीज अपना नाम, बैच, अपना बैच और साथ में अपनी सिटी, अपने शहर का नाम लिखकर मुझे प्लीज मैसेज करें, ताकि मुझे पता रहे कि आप कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों के नंबर से सेव कर लूंगा और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी, तो इतिहास को जानने के हमारे पास सबसे पहले प्रकार के सोर्सेज होते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा टाइप होता है जो कहलाते हैं लिटरेरी सोर्सेज, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं साहित्यिक स्रोत। और अच्छा प्लीज एक और, हाँ एक और चीज मुझे प्लीज बता दीजिए, ठीक है, आप लोग कहाँ कहाँ से मुझे देख पा रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। प्लीज अपने अपने शहरों के नाम लिखकर भेजिए, मुझे नाम सबके यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार अपने अपने शहरों के भी नाम बताएं आप, ताकि हमें पता चल पाए कि आप कहाँ कहाँ से टॉप रैंकर्स से जुड़े हुए हैं, ये भी हमें जानना बेहद जरूरी है।
आपके फीडबैक के लिए। तो प्लीज आप मुझे बताइए कि आप कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं। लिटरेरी सोर्सेज या साहित्यिक स्रोत, और लिटरेरी सोर्सेज का मतलब है वो सारी की सारी रिटन चीजें या वो सारी की सारी पुस्तकें, वो बुक्स जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दे रही हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो ये रिलीजियस होंगे या फिर ये नॉन रिलीजियस होंगे, या तो ये धार्मिक होंगे या ये गैर धार्मिक होंगे। और अगर हम धार्मिक सोर्सेज की बात करें तो वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स फॉर दैट, है ना। और हम सब जानते हैं रिलीजियस की अगर हम बात करें, हमारे पास है रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसके अलावा हमारे पास बौद्ध ग्रंथ हैं, हमारे पास जैन ग्रंथ हैं। ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं, साहित्यिक स्रोत या लिटरेरी सोर्सेज, जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा नॉन रिलीजियस की अगर हम बात करें, हमारे पास चाणक्य का अर्थशास्त्र है, हमारे पास मैगस्थनीज की इंडिका है, हमारे पास पतंजलि का महाभाष्य है, हमारे पास विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, हमारे पास विष्णु शर्मा की पंचतंत्र है, हमारे पास कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है। ये सारे के सारे वो लिटरेरी सोर्सेज हैं जो हमें अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ओडिशा से, अलवर से, हरियाणा, कैथल, पिंकी, दिल्ली, पटना, बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग और दूर दूर से हमारे साथ बात कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप के सोर्सेज की। तीसरे टाइप का सोर्स होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स या विदेशी यात्रियों का विवरण। प्राचीन काल से ही हमारे देश में समय समय पर कई विदेशी लोग आए हैं, कई विदेशी ट्रैवलर्स आए हैं जिन्होंने आकर भारत में कुछ टाइम स्पेंड किया है और उसके बाद जाकर जमकर बखान किया है हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में। वही क्या कहलाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। वी हैव सम एग्जांपल्स फॉर दैट। गुप्ता पीरियड का सबसे महान राजा हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, और इसी के शासनकाल में फाहियान नाम का एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया जो 15 साल तक भारत में रहा और उसने बखान किया जमकर हिंदुस्तान के बारे में। पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक हुआ हर्षवर्धन, और इसी के शासनकाल में 629 एडी में हुएन सांग नाम का एक चाइनीज ट्रैवलर भारत आया जिसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी और जमकर बखान किया हिंदुस्तान के बारे में। इसके अलावा हम बात करें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को का एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जिसका नाम इब्न बतूता था, वो हिंदुस्तान आया, उसने रेहला नाम की पुस्तक लिखी और जमकर बखान किया दिल्ली सल्तनत के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में। दोस्तों, कहने का मतलब इतिहास वो ग्रंथ है जो हमें अतीत की उन घटनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है जो निश्चित तौर पर हुई हैं, जो डेफिनेटली हुई हैं, और ये डिराइव हुआ है हिस्टोरिया शब्द से। और ये जो हिस्टोरिया शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है द इंफॉर्मेशन और द नॉलेज गैदर्ड बाय द इन्वेस्टिगेशन। एक ग्रीक पर्सन जिसका नाम हेरोडोटस था, उसी ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं के बारे में जानकारी दी थी। और क्योंकि ये काम हेरोडोटस ने किया था इसीलिए हमने इसको इतिहास का पिता कहा है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इतिहास को जानने के हमारे पास 3 प्रकार के सोर्सेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज या पुरातात्विक स्रोत, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं फॉसिल्स, इंस्क्रिप्शंस, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स एंड स्टैचूज को। दूसरे होते हैं लिटरेरी सोर्सेज जिसमें वो रिलीजियस भी हो सकते हैं या नॉन रिलीजियस भी हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार के सोर्सेज हमारे पास है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर ट्रैवलर्स। कहने का मतलब दोस्तों ये है, कहानी का सार ये है, अगर अतीत में कोई भी घटना घटित हुई है, अगर पास्ट में कुछ भी हुआ है और वो घटना इन तीनों कसौटियों में से किसी भी एक कसौटी से खरी उतर जाती है तो आप उसे इतिहास कह सकते हैं, तो वो हिस्ट्री कहला सकता है। और अगर इन तीनों में से एक भी प्रकार का सोर्स उस घटना का हमारे पास नहीं है तो ध्यान रखेंगे आप उसे हिस्ट्री नहीं केवल पास्ट कहेंगे, वो केवल अतीत कहलाएगा। यही फर्क है इतिहास में और पास्ट में। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास एक्चुअली क्या है। अब हम बात करेंगे अपने सिलेबस के बारे में या इंडियन हिस्ट्री के बारे में जो हमें पढ़ना है। मंजीत जी हिसार से बात कर रहे हैं, धीरज पटना, रिशु प्रिंस भी बिहार से हैं, कन्हैया सिंह भी बिहार से हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बिहार से बहुत सारे लोग हैं।
हाँ जी, अगर किसी का कोई भी सवाल होता है इस जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनिटली उसको एंटरटेन करूँगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी बिहार को विज़िट ज़रूर करूँगा और आप लोगों से ज़रूर आकर रूबरू होऊँगा और आप लोगों के लिए हम लोग ज़रूर एक सेमिनार कंडक्ट करेंगे और आप लोगों से आकर फेस टू फेस बात भी करने की कोशिश करेंगे। अब हम जानते हैं कि हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एसएससी स्पेसिफिक बैच है और आप सब जानते हैं इसमें आप टारगेट कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन या एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखेंगे एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में पढ़ने के लिए आपके पास सिलेबस में सिर्फ क्या है, इंडियन हिस्ट्री। और हम बात करेंगे किसके बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में या इंडियन हिस्ट्री के बारे में। कहने का मतलब वो घटनाएं या अतीत में हुए वो इवेंट्स जो निश्चित तौर पर घटित हुए हैं केवल इंडिया में, केवल भारत में, इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। और ध्यान रखेंगे हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए हमारे पास केवल भारतीय इतिहास होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से हमें कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि हमारा इतिहास बहुत लंबा है, इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने, ध्यान रखेंगे, इंडियन हिस्ट्री को, भारतीय इतिहास को तीन मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट कहलाता है एंशिएंट इंडिया, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्राचीन भारत। एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत। दूसरा मेजर पार्ट होता है मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और ध्यान रखेंगे तीसरा मेजर पार्ट हमारे पास होता है मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमारे इतिहास को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। मथुरा से गौरव बात कर रहे हैं। प्रीतम शर्मा, स्टैचूज के बारे में बताइए। मैंने बताया कि फर्स्ट सेंचुरी में हमारे देश में स्टैचूज का विकास होना शुरू हुआ था। हम पढ़ेंगे जब हम बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, तो हम जानेंगे कि फर्स्ट सेंचुरी में सबसे पहले मानव रूप में जो मूर्ति पूजी गई थी बनाकर, वो गौतम बुद्ध की मूर्ति थी। और ये दो शैलियों में बना करती थी, जिसका विकास कुषाण डायनेस्टी, सबसे ज्यादा कुषाण वंश में हुआ था, जिस समय वहां का रूलर कनिष्क हुआ करता था। इन तीन मेजर पार्ट्स में हमने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आप इन तीनों पीरियड्स को कंपेयर करेंगे, इन तीनों हिस्ट्रीज को कंपेयर करेंगे, तो इन तीनों पार्ट्स में से जो सबसे लंबा पीरियड रहा, जो सबसे लंबा काल रहा, वो किस पीरियड का रहा, एंशिएंट इंडिया का या प्राचीन भारत का। और क्योंकि सबसे लंबा पार्ट एंशिएंट इंडिया या प्राचीन भारत का रहा, इसीलिए हमारे इतिहासकारों ने एंशिएंट इंडिया को फर्दर डिवाइड किया है थ्री पार्ट्स में, तीन भागों में। तो ध्यान रखेंगे एंशिएंट इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेजर पार्ट्स, दैट इज, जिसमें सबसे पहला कहलाता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहला होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। और ध्यान रखेंगे तीसरा होता है हिस्टोरिक पीरियड या ऐतिहासिक काल। दोस्तों अब हम समझेंगे कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल, ये वो समय है जिसके हमारे पास फॉसिल्स तो हैं, अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है। कहने का मतलब ये उतनी पुरानी बात है जब मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार नहीं किया था, मनुष्य के अंदर कोई सिविलाइजेशन नहीं थी। हम कह सकते हैं कि उस समय मानव, मानव नहीं आदि मानव हुआ करता था।
मासूम बाबा जी, मैं आपको बता देता हूं, ये एसएससी स्पेसिफिक बैच है। इसमें हम सिर्फ एसएससी का सिलेबस कवर करेंगे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं होता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे पास सिलेबस में नहीं है, और जो सिलेबस में नहीं है उसको हम बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे। राजीव रंजन भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बहुत स्वागत आपका। आप पुणे में बैठकर मुझे देख रहे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे दूर से आप ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रागैतिहासिक काल, ये वो समय है जिस समय के हमारे पास फॉसिल्स या अवशेष तो हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित जानकारी नहीं है। हम कह सकते हैं उस समय मनुष्य के अंदर सभ्यता नहीं थी, उसने लिपियों का आविष्कार नहीं किया था, उसने स्क्रिप्ट्स इन्वेंट नहीं की थी, इसीलिए हमें कोई भी लिखी हुई चीज उस समय की नहीं मिली। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल, ये वो समय है जिसके हमारे पास फॉसिल्स या अवशेष भी हैं, और साथ में रिटन सोर्स या लिखित जानकारी भी है। और जितने भी रिटन सोर्स, जितने भी लिखित जानकारी हमें मिली है, उन्हें हम आज तक भी पढ़ नहीं पाए हैं। दे आर स्टिल अनआइडेंटिफाइड। कहने का मतलब मनुष्य के अंदर सभ्यता आ चुकी थी, मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार कर लिया था, लेकिन उसने क्या लिखा, उसने क्या कन्वे करने की कोशिश की, ये हमें आज तक भी नहीं पता चल पाया, क्योंकि उन लिपियों को हम आज तक भी डिकोड नहीं कर पाए हैं। उस पीरियड को कहते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, वो पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड की अगर बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास फॉसिल्स भी हैं, अवशेष भी हैं, और साथ में रिटन सोर्सेज, लिखित जानकारी भी है। और जितनी भी लिखित जानकारी हमें मिली है वो सारी की सारी पढ़ ली गई है। बस यही डिफरेंस होता है प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड में। अब दोस्तों, अगर आप इन तीनों पीरियड्स को कंपेयर करके देखें तो इन तीनों पीरियड में सबसे लंबा जो पीरियड रहा होगा, जो सबसे लंबा काल रहा होगा, वो ऑब्वियसली किस में रहा होगा? प्री हिस्टोरिक पीरियड में। इसीलिए प्री हिस्टोरिक पीरियड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 एजेस, जिसमें सबसे पहला कहलाता है स्टोन एज और दूसरा कहलाता है कॉपर एज। स्टोन एज को आप हिंदी में लिख सकते हैं पाषाण युग, और कॉपर एज को आप हिंदी में लिख सकते हैं ताम्र युग। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो एज जिसमें मनुष्य केवल पाषाणों का, केवल पत्थरों का इस्तेमाल किया करता था, वही एज पाषाण युग या स्टोन एज कहलाती थी। बट मैन इन्वेंटेड कॉपर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज यूज। मनुष्य ने अपने इस्तेमाल के लिए सबसे पहली ही धातु कौन सी खोजी है? कॉपर या तांबा। और जैसे ही कॉपर का आविष्कार हुआ, जैसे ही तांबे की खोज हुई, अब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसीलिए हम प्रवेश कर गए किस एज में? कॉपर एज में। उसको हम ताम्र युग कहते हैं या कॉपर एज कहते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों एजेस को कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा लंबा पीरियड किस एज में रहा? स्टोन एज में रहा, पाषाण युग में रहा। इसीलिए स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अभिमन्यु जी भी बिहार से हैं, प्रंजुल भोपाल से हैं, जमील अहमद दरभंगा बिहार से हैं। बहुत बढ़िया, बिहार के लोग ज्यादा मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद, क्योंकि इन दोनों पीरियड में या इन दोनों एजेस में सबसे लंबा जो एज है वो है स्टोन एज, इसीलिए स्टोन एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक पीरियड। सबसे पहला पैलियोलिथिक पीरियड, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं पुरा पाषाण काल। दूसरा होता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड, या हिंदी में ये कहलाता है नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड एंड नियोलिथिक पीरियड। सॉरी भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल से, बहुत बहुत स्वागत आपका। सोनम प्रसाद जी, आपका भी स्वागत है। अभी कोलकाता से बात कर रहे हैं। राजस्थान से हैं अंकित कुमार। राजीव रंजन भारती, बिहार के लोग टैलेंटेड होते हैं, बिल्कुल, नो डाउट। राजीव रंजन जी, बिहार के लोग बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं, एंड आई टोटली 100% एग्री विद यू।
हमारे देश का इतिहास ही कहां से शुरू होगा? बिहार से शुरू होगा। मगध हम पढ़ेंगे, है ना। हमारे देश में डायनेस्टीज की शुरुआत, है ना, जो शुरू होगी वो मगध से ही होगी, वो बिहार से ही होगी। ऐतिहासिक जगह है बिहार। नमन दुदेजा जी यूपी से बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा नेहा सिंह भी बिहार से हैं। प्रफुल्ल सर जबरदस्त पढ़ा रहे हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल जी। हाँ जी, पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। अगर अब इन तीनों पीरियड्स को कंपेयर करें, अब हम सबसे पहले समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल वो समय है जब हम मानव नहीं, आदि मानव हुआ करते थे। मनुष्य के अंदर कोई सभ्यता नहीं हुआ करती थी। मनुष्य ने पत्थरों को रगड़कर आग का आविष्कार किया पैलियोलिथिक पीरियड में, और पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार करना शुरू किया। कहने का मतलब, मैन यूज्ड टू बी अ हंटर दैट टाइम। मनुष्य उस समय एक शिकारी हुआ करता था, वो एक हंटर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के अंदर सिविलाइजेशन आई, धीरे धीरे समझ आई, उसके धीरे धीरे दिमाग का विकास हुआ। और बात करेंगे मेसोलिथिक पीरियड में, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया। ही इन्वेंटेड व्हील, और कार्ट्स बनाकर जानवरों के साथ बांधकर उसने एनिमल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन के रूप में। और ध्यान रखेंगे, मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है इन विच मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, जिसमें मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की। और नियोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, जिसमें मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। तो दोस्तों एक बार दोबारा से समझ लेंगे। आंध्रा से भी हैं कुछ लोग, एक मैसेज मेरे पास आंध्रा से भी आया है। अभिमन्यु कुमार, बोरिंग हिस्ट्री को आपने इंटरेस्टिंग बना दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिमन्यु कुमार जी। एक बार फिर से समझ लीजिए, इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्रीहिस्टोरिक itself is divided into 2 ages, stone age and copper age, और फिर stone age is further divided into 3 periods, paleolithic period, mesolithic period and neolithic period। और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? पूरा पाषाण काल में मनुष्य शिकारी हुआ करता था, मध्य पाषाण काल में उसने पशुपालन की शुरुआत की, और फिर कृषि की शुरुआत की उसने नव पाषाण काल में। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और मैंने लगभग आपके सामने आधा से ज्यादा बोर्ड भर भी दिया है, लेकिन अभी तक भी हमने किसी भी पीरियड में कोई तारीख नहीं डाली है, कोई डेट नहीं डाली है। दोस्तों मैं बता देता हूं, इतिहास को जानने के लिए डेट्स की इंपॉर्टेंस होती है, हम सब जानते हैं। और जब तक यहाँ पर तिथियां नहीं डलेंगी, हम एग्जैक्टली नहीं समझ पाएंगे कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं या हम कब की बात कर रहे हैं। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल सा सवाल पूछूं कि बताइए गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका सबसे डिप्लोमेटिक आंसर क्या है? आज से बहुत साल पहले, आज से बहुत वर्ष पहले। लेकिन इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है, अगर हम सटीक आंसर करें, अगर हम एक्यूरेट आंसर करें कि भाई गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से लगभग 563 ईयर्स पहले नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, इसीलिए इनको शाक्य मुनि भी कहा जाता था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, हम सब जानते हैं। कहने का मतलब, जब तक यहाँ पर तारीखें नहीं डलेंगी तब तक, है ना, हमें ये समझ में नहीं आएगा कि हम एग्जैक्टली किस समय की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम समझेंगे सबसे पहले ये बात कि हम डेट्स या तारीखों का इस्तेमाल किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल रवि प्रकाश जी, बिल्कुल, वेरी वेरी राइट, वेरी वेरी करेक्ट। 563 BC इज कंसीडर्ड एज द बर्थ ईयर ऑफ गौतम बुद्ध। चलिए हम बात करते हैं कि हम तिथियों का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम डेट्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों हम सब जानते हैं अभी वर्ष चल रहा है 2019, इट्स 2019। और अगर मैंने लिखा कि अभी यहां पर 2019 चल रहा है, तो हम सब जानते हैं 2019 किस कैलेंडर के हिसाब से चल रहा है। अगर हम बात करें 2019, अभी वर्ष चल रहा है 2019, और ये किस कैलेंडर के अनुसार चलता है? इसको हम कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये ईसाइयों के द्वारा बनाया गया है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर किस आधार पर चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर चलता है। हाँ जी, 583 नहीं, इस 563 BC, बिल्कुल सही।
अगर अभी 2019 चल रहा है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जो ईसाइयों का कैलेंडर है, और हम सब जानते हैं ग्लोबली इसी कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, अगर आज 2019 चल रहा है तो हमें बैक में जाना है, क्योंकि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 500 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा, और कभी 0 भी रहा होगा। बस यही जो 0 है, यही क्या कहलाता है? बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही है जीसस क्राइस्ट का जन्म या ईसा मसीह का जन्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि अगर ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था तो दुनिया में लोग नहीं थे, सिविलाइजेशन नहीं थी, या दुनिया नहीं थी, सब कुछ था। बस वही चीज जो ईसा मसीह के जन्म से पहले थी, उसी को हम डिनोट करेंगे किससे? बीसी से, जिसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट। और आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। इसको हिंदी में लिखा जा सकता है ईसा पूर्व। इंग्लिश में ये बीसी या बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा, और हिंदी में आप इसको लिख सकते हैं ईसा पूर्व। हाँ रवि प्रकाश जी, जो शक संवत है वो इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है। हमारा जो नेशनल संवत है, जो राष्ट्रीय संवत है, वो शक संवत है। लेकिन हम सारी की सारी जो चीजें हैं, है ना, वो किसके हिसाब से पढ़ते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर के ही हिसाब से पढ़ते हैं। हाँ जी, अगली चीज हम समझेंगे, यहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, लेकिन जीसस क्राइस्ट से पहले भी तो दुनिया रही होगी, लोग रहेंगे, डायनेस्टीज रही होंगी। बस वही चीज जो ईसा मसीह के जन्म से पहले थी, उसी को आप बीसी से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 1000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले, या ईसा मसीह के जन्म से इनफाइनाइट ईयर्स पहले। कहने का मतलब इतिहास की जो शुरुआत होगी वो एक अनिश्चित काल से होगी। ईसा मसीह के जन्म से अनिश्चित साल पहले से ही हमारा इतिहास शुरू हो जाएगा। सर आप आईएएस का एग्जाम क्रैक कराओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्रैक करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरे सर आईएएस ऑफिसर है। अभिषेक गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। जैसे ही एग्जाम क्वालिफाई होगा, मैं खुशखबरी आपको बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा, और जल्द से जल्द सुनाऊंगा। कहने का मतलब इतिहास यहां से शुरू होगा, और हम सब जानते हैं टाइम हमेशा इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो आप मीटर को देखकर ये समझ सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा, तब तक सारी की सारी डेट, सारी की सारी तिथियां डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगी, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होगा, कहां पर? 0 पर। क्या इसको 0 कहेंगे? नहीं। जिस वर्ष, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, उस वर्ष को कहा जाता है एडी। लेकिन एडी क्या होता है ये समझेंगे। हम सब जानते हैं एडी इज अ लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जो लैटिन भाषा का शब्द है, विच इज अ लैटिन वर्ड। और ध्यान रखेंगे, लैटिन भाषा में एनो डोमिनी का मतलब ही क्या है? द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट वॉज बोर्न। वो वर्ष, जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसी को लैटिन भाषा में एनो डोमिनी कहा जाता है, या एडी कहा जाता है। कृष्णा जी, कृष्णानु जी, आपको आपका आंसर मिल गया होगा। फुल फॉर्म ऑफ एडी इज एनो डोमिनी। सर महाभारत कौन से ईयर में हुआ था? एनो डोमिनी। बिल्कुल सॉरी भट्टाचार्य जी, एनो डोमिनी इज द फुल फॉर्म फॉर एडी। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हैं सीई, दैट इज कॉमन एरा। और हिंदी में इसको लिखा जाता है ईसवी। और ध्यान रखेंगे, जैसे ही एडी शुरू होगा, या जैसे ही कॉमन एरा शुरू होगा, जैसे ही जीसस क्राइस्ट का बर्थ होगा, उसके बाद जितनी भी डेट्स हैं, जितनी भी तारीखें हैं, वो सब चलेंगी किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या बढ़ते हुए क्रम में। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में हुआ और उनकी मृत्यु 483 बीसी में हुई, तो हम सब जानते हैं गौतम बुद्ध कितने वर्ष जीवित रहे? 80 इयर्स, 80 साल। क्योंकि मैंने यहां पर कोई तारीख नहीं लिखी, मैंने तो सिर्फ ये बताया कि जब जीसस क्राइस्ट का जन्म होने में 563 साल बाकी थे, तो जीसस क्राइस्ट
तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और जब जीसस क्राइस्ट को जन्म लेने में बचे थे 483 साल, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई, तो गौतम बुद्ध वॉज डाइड। सीई का मतलब कॉमन एरा है, मैंने आपको बताया है ना। और सीई अगर हम इसको कह सकते हैं तो हम बीसी को बीसीई भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अभिलाषा कश्यप जी, इसको क्राइस्ट एरा नहीं, इसको सिर्फ कॉमन एरा कहते हैं। 2015 एसएससी के ही एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीई। उसमें ऑप्शन में क्राइस्ट एरा भी था, लेकिन ध्यान रखेंगे दिस इज नॉट क्राइस्ट एरा, दिस इज कॉमन एरा। बीसीई का मतलब रवि प्रकाश जी बिफोर कॉमन एरा होता है। हम इसको बीसी लिख सकते हैं, तो इसको हम बीसीई भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब है बिफोर कॉमन एरा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम तारीख को इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। इसीलिए चलिए, अब हमने यहाँ पर जितने भी पीरियड लिखे हैं, अब हम उन सब पर तारीखें डालना शुरू करेंगे, और ये समझेंगे कि हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं, या हम है ना कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, जो हमने ये सारे के सारे पीरियड्स यहाँ पर लिखे हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आ गई है? सर, महाभारत बीसी में हुआ था, प्लीज कुछ बताइए। कृषाणु जी, देखिए मैं आपको बता देता हूं। वैदिक काल हम पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड या वैदिक काल, विच इज अ पीरियड ऑफ 1500 बीसी टू 600 बीसी। ये वो 900 साल का पीरियड है जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। इसको रचना काल माना जाता है रामायण और महाभारत का। लेकिन अगर, हाँ जी बिल्कुल, कॉमन एरा और एडी, हिमांशी जी बिल्कुल सेम चीज है, वो बिल्कुल सेम चीज है। सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, बहुत बढ़िया। जमील अहमद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया बहुत बहुत। अब हम आगे बढ़ते हैं और रामायण महाभारत के बारे में बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन इतिहास आपको ये नहीं बताएगा कि रामायण और महाभारत की घटनाएं कब हुई थी। इतिहास आपको केवल ये बताएगा कि रामायण और महाभारत की रचना कब हुई थी, उसका रचना काल क्या है, ये आपको इतिहास से जरूर पता चलेगा। चलिए दोस्तों, आप देखिए, आप अच्छी तरीके से बोर्ड पर देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर जितने भी पीरियड्स लिखे हैं, यहाँ पर हमने जितने भी काल लिखे हैं, उसमें सबसे पुराना जो पीरियड है वो कौन सा है? पैलियोलिथिक पीरियड। इतिहासकारों का कहना है ईसा मसीह के जन्म से इनफाइनाइट ईयर्स पहले ही, अनिश्चित काल साल पहले ही क्या शुरू हो गया था? पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। रितिका जी चाहती हैं कि मैं सिलेबस थोड़ा जल्दी कंप्लीट करवाऊं। बिल्कुल रितिका जी, मैं बिल्कुल जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा, और मैं इस बात को इंश्योर करता हूं और मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है? आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारी की सारी चीजें आपको साथ के साथ याद करवाता चलूंगा। नोट्स आपके पास पहले से अपलोडेड करवा दिए जाएंगे, उसके लिए आप बिल्कुल ना टेंशन लें, है ना, क्योंकि यहां पर है ना आप लाइव भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और इसके बाद भी आप इसको 2 बार रन करके वीडियो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो हम सब जानते हैं, पढ़ने से ज्यादा अगर हमें ऑडियो विजुअल में कोई चीज देखने को मिलती है तो हमें जल्दी याद होती है। प्रीतम शर्मा जी, स्टैचूज के बारे में मैंने बताया है मेरे भाई, है ना। जब हम टॉपिक्स में पहुंचेंगे तब हम स्टैचूज के बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड की, और हमारे इतिहासकारों का कहना है ईसा मसीह के जन्म से अनिश्चित काल साल पहले ही पैलियोलिथिक पीरियड शुरू हो गया था, जिसको हमने पीरियड मान लिया है लगभग। ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड इज अ पीरियड ऑफ unknown to 8000 BC। एक अनिश्चित काल से, एक अननोन पीरियड से लेकर 8000 बीसी तक का पीरियड, या 8000 ईसा पूर्व तक का ही पीरियड क्या कहलाता है? पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। इसके बाद अगर हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करें, दिस इज द पीरियड ऑफ 8000 बीसी टू 4000 बीसी। और नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें, दिस इज द पीरियड ऑफ 4000 BC टू 2500 BC। सर, मैं आपका गोल्ड का स्टूडेंट हूं, यू आर ऑसम। ये वाला क्वेश्चन पूछने
वाला था, रेस्ट ऑल आर फाइन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृषाणु जी। 1600 BC टू 500 BC, इत रचना काल ऑफ पुराण, बिल्कुल ये वैदिक पीरियड है, यहीं पर पुराणों की भी रचना हुई थी। मासूम बाबा जी, मैं आपको बता चुका हूं पहले भी, ये एसएससी स्पेसिफिक बैच है और एसएससी में हमारे सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होता है। हिमांशी जी, बिल्कुल कॉमन एरा और ईडी दोनों सेम चीज है। ज्यादातर लोगों को चीजें क्लियर हो रही हैं, वेरी गुड फॉर मी। इंडस वैली, सॉरी भट्टाचार्य जी, इंडस वैली अभी आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी, नियोलिथिक पीरियड रहा 4000 बीसी से 2500 बीसी तक का। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हम नियोलिथिक पीरियड में थे, जब हम नव पाषाण काल में थे और ईसा मसीह को जन्म लेने में बाकी थे 3000 साल या 3000 ईयर्स, मैन इन्वेंटेड कॉपर फॉर हिम, मनुष्य ने अपने लिए तांबे का आविष्कार कर लिया। और जैसे ही तांबे का आविष्कार किया, हम स्टोन एज से प्रवेश कर गए किस एज में? कॉपर एज में, ताम्र युग में। और ध्यान रखेंगे 3000 बीसी से लेकर लगभग 2000 बीसी तक का ही जो पार्ट है उसको हम कॉपर एज कंसीडर करते हैं, उसको हम ताम्र युग कहते हैं। और एक और चीज ध्यान रखेंगे, जब हम नियोलिथिक पीरियड में थे और ईसा मसीह का जन्म होने में 2500 साल बाकी थे या 2500 ईयर्स बाकी थे, मैन इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स, मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार कर लिया। और जैसे ही मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार किया, तो क्या हम उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं, हम कहां पर पहुंच गए? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। और इसी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में मनुष्य ने लिपियों का आविष्कार किया, ही इन्वेंटेड स्क्रिप्ट्स। और जैसे ही लिपियों का आविष्कार हुआ, अब मनुष्य लेख भी लिखने लगा, एडिक्ट्स भी लिखने लगा, स्क्रिप्ट्स भी लिखने लगा। इसीलिए हमने कहा कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड शुरू हुआ और मनुष्य के अंदर सभ्यता आ गई, मनुष्य सिविलाइज्ड हो गया। इसीलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में ही हम अपने देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। हम सब जानते हैं हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता ही क्या कहलाती है? सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन सभ्यता होती क्या है, सबसे पहले समझेंगे। किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल जब एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, दैट इज नोन एज सिविलाइजेशन, उसी को हम क्या कहते हैं? सभ्यता। और हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये पीरियड है 2500 बीसी से लेकर 750 बीसी तक का पीरियड। कहने का मतलब, इस 750 साल के पीरियड में हमारे देश में चली इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता। लगभग 1750 बीसी में बाढ़ आ जाने के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता समाप्त हुई और इसके 250 साल के बाद हमारे देश में आगमन हुआ आर्यंस का। 1500 बीसी में हमारे देश में आर्यंस आए और 1500 बीसी में ही इन्हीं आर्यंस ने हमारे देश में एक और सिविलाइजेशन शुरू की, विच इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता इज द पीरियड ऑफ 1500 बीसी टू 600 बीसी। 1500 बीसी से 600 बीसी तक का पार्ट ही क्या कहलाता है? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता। बरखा रुहेला जी, गुड मॉर्निंग। बरखा, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, वेलकम हेयर। और मुझे बेहद खुशी हुई आपको यहां पर देखकर। आई क्लियरली रिमेंबर यू आर फ्रॉम पैरामाउंट मेरठ। आप मुझसे मेरठ पैरामाउंट में पढ़ते थे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम और मुझे बेहद खुशी हुई आपको यहाँ पर देखकर। वेलकम, आपका स्वागत है यहाँ पर। सरप्राइज दिया आपने मुझे यहाँ पर। कई और भी स्टूडेंट हैं जो मेरे पहले स्टूडेंट रह चुके हैं, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से मेरे सामने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोहिला, थैंक यू बरखा आपका कि आप आर्यन कहां से आए थे। धीरज कुमार जी, लेट मी टेल यू, ऐसा माना गया है, मैक्स म्यूलर का ऐसा कहना है कि जो आर्यंस का भारत में आगमन हुआ है वो सेंट्रल एशिया से हुआ है, वो मध्य एशिया से हुआ है। और मध्य एशिया से ही उन्होंने हिंदुस्तान में आकर पूरे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर अधिकार किया और वहीं पर एक सिविलाइजेशन शुरू की, एक सभ्यता शुरू की, विच इज नोन एज वैदिक सिविलाइजेशन, जिसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं, which is a period of 900 years from 1500 BC to 600 BC.
इसके बाद क्या हुआ? और एक और चीज ध्यान रखेंगे, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही लोगों ने कॉपर में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया या ब्रॉन्ज बनाया, इसीलिए प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आप ब्रॉन्ज एज भी कह सकते हैं। ये कहलाता है कांस्य युग, ये कहलाता है ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग। 600 बीसी, ध्यान रखेंगे, जैसे ही मनुष्य 600 बीसी में पहुंचा या ईसा मसीह का, अभिलाषा कश्यप जी, कौन सी कंफ्यूजन है मुझे बताइए प्लीज। सोनम प्रसाद जी, हाँ जी, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया वो जगह है जहां पर, है ना, वर्तमान में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तिजिकिस्तान देश होते हैं, वही सेंट्रल एशिया कहलाता है। कृषाणु जी भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश कुमार चौहान, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, नाउ हु आर आर्यंस? सिद्धार्थ जी, मैं आपको बता देता हूं, हम जितने भी उत्तर भारतीय हैं, हम जितने भी नॉर्थ इंडियंस हैं, हम सबको आर्यों का वंशज माना जाता है। हम सब आर्यों के ही वंशज कहलाते हैं। रियल इंडियंस, जो असली भारतीय हैं, वो द्रविडियंस कहलाते हैं। भारत के मूल निवासी साउथ इंडियंस होते हैं, जिनको द्रविडियंस कहा जाता है। प्रीतम शर्मा जी, महाभारत रीड किया जाता है, लेकिन उसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में महाभारत की रचना हुई थी, लेकिन महाभारत को लिखा नहीं गया था। कहने का मतलब, महाभारत की जो कहानी है वो हमें पता चली थी, उसका ज्ञान हमें पता चला था, लेकिन उसे लिपिबद्ध नहीं किया गया था, उसको लिखा नहीं गया था। हाँ जी, बिल्कुल अभिलाषा कश्यप जी, जो मैंने देखो आपको बताया कि जब 300 बीसी में हम पहुंचे तो मनुष्य पत्थरों का इस्तेमाल तो कर ही रहा था, लेकिन पत्थरों के साथ साथ उसने कॉपर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसीलिए हमने उसको कॉपर एज कंसीडर कर लिया। लेकिन, है ना, वो जो 500 ईयर्स जो आप देख रहे हैं, वो जो कॉमन है, वो टाइम पीरियड कॉमन है। कहने का मतलब, वहां पर पत्थर भी इस्तेमाल हो रहे थे और कॉपर भी इस्तेमाल हो रहा था। मैं भी आपसे पढ़ा हूं पैरामाउंट MM 370। नमन दुदेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्वागत है आपका। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मेरे बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ जी, जब ईसा मसीह का जन्म होने में बाकी थे 600 ईयर्स या 600 साल, तो मनुष्य ने सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ही इन्वेंटेड आयरन। मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली, और लोहे के जितने भी रिजर्व्स थे, वो सारे के सारे वहां पर मिले जहां पर आज बिहार और झारखंड है। और जहां पर आज बिहार झारखंड है, वो हम सब जानते हैं, पहले मगध कहलाता था। आज बिहार की राजधानी पटना है, तो उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जो पटना का ही पुराना नाम है। जैसे ही 600 बीसी में लोहे का आविष्कार हुआ, एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया, एक क्रांति आई हमारी सोसाइटी में, क्योंकि अब कृषि करने के जो इक्विपमेंट्स थे, जो उपकरण थे, वो लोहे से बनने लगे। और क्योंकि लोहे से बनने लगे, इसीलिए उन इक्विपमेंट से खेतों को ज्यादा गहराई से जोता जाने लगा। और क्योंकि खेत ज्यादा गहराई से जोते जाने लगे, तो उससे जमीन की फर्टिलिटी, उर्वरता भी बढ़ गई। और जब उर्वरता बढ़ी, तो उससे जमीन पर पैदावार भी बढ़ी। और जब पैदावार भी बढ़ी, तो उससे लोगों की इनकम भी बढ़ी, हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हुए। और जब इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हुए, या जब हम लोग अमीर हुए, या हम लोगों की संपत्ति बढ़ी, तो डेफिनेट सी बात है, हम बहुत तेजी से ग्रामीण से क्या होने लगे, शहरी होने लगे। हमारा अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, हमारा शहरीकरण शुरू हुआ। और जब शहरीकरण शुरू हुआ, तो यही वो पीरियड है, इसके बाद हमारे देश में डायनेस्टीज की शुरुआत हुई, राजवंशों की शुरुआत हुई। तनीषा जी, बिल्कुल, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं, आप पैरामाउंट KM 55 बैच से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वेलकम, यहाँ पर स्वागत है आपका। 600 बीसी, 600 बीसी में जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ, वैसे ही हमारे देश का अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, और उसके बाद हमारे देश में डायनेस्टीज शुरू हुई, राजवंश शुरू हुए। और ध्यान रखेंगे, उसके बाद मनुष्य ने जो भी लिखा है या जो भी लिपियां लिखी हैं, वो सारी की सारी पढ़ ली गई हैं, वो सारी की सारी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। कहने का मतलब, हम प्रवेश कर चुके थे किस पीरियड में, हिस्टोरिक पीरियड में। और इसी को आप कह सकते हैं, ये है आयरन एज, ये है लौह युग। और आयरन एज की कहानी आप पढ़ेंगे 600 BC से लेकर 712 AD तक।
600 बीसी से 712 एडी तक हम बात करेंगे किसके बारे में, हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, विच इज अ टोटल पीरियड ऑफ 1312 ईयर्स। 1312 साल का अकेला पीरियड क्या कहलाता है, हिस्टोरिक पीरियड या आयरन एज। और यही वो पीरियड है जहां से हमारे देश में राजवंशों की शुरुआत होगी, मगध से। हम मगध की कई सारी डायनेस्टीज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, आंध्र सातवाहन वंश, जो सारे के सारे हमें मगध में पढ़ने हैं। कहने का मतलब अननोन पीरियड से लेकर 712 एडी तक अकेले आपको क्या पढ़ना है, एंशिएंट इंडिया पढ़ना है या प्राचीन भारत पढ़ना है। चलिए दोस्तों, यहां पर हम 2 मिनट का अंतराल लेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और 2 मिनट के बाद मैं वापस लौटता हूं आपके पास। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं इसके बाद इतिहास का क्या सीक्वेंस रहेगा और हमें उसे कहां तक पढ़ना है। आज की जो क्लास है वो केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जिसमें मैं आपको समझा दूंगा शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां से हम स्ट्रिक्टली सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो आज हम ओवरव्यू देने के लिए आए हैं आपको, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि एग्जैक्टली हमें इतिहास में क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। बस हम 2 मिनट का अंतराल लेंगे, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। कहीं भी जाइएगा मत। यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मौजूद हैं जो मेरे से मेरठ में पढ़ चुके हैं, पानीपत में पढ़ चुके हैं, मुखर्जी नगर में पढ़ चुके हैं। सर क्या क्लास पेड होंगी? बरखा जी बिल्कुल पेड होंगी, बिल्कुल पेड होंगी, है ना, क्लास बिल्कुल पेड होंगी। हाँ, लेकिन बरखा अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तुम मेरी पुरानी स्टूडेंट हो, इसीलिए मैं आपको जेन्युइनली बात बता सकता हूँ। यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे मुखर्जी नगर के धुरंधर हैं, तो आपको मुखर्जी नगर आने की जरूरत नहीं है, मेरठ में रहकर पढ़िए। हाँ, लेकिन पेड है ना, है ना। तो बिल्कुल आज उस पे कुछ ऑफर भी होगा, आप चेक कर सकते हैं, है ना। साइट पे आप चेक करेंगे toprankers.com पे या ssc2.com पे, वहां पे आपको ऑफर भी मिलेगा, तो आप चेक कर लीजिएगा। वैलेंटाइंस डे के मौके पर बरका हमने स्पेशल ऑफर रखे हैं बहुत सारे, तो प्लीज चेक इट वंस। चलिए मैं 2 मिनट में मिलता हूँ दोस्तों आपसे। थैंक यू सो मच।
हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सारे के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, या सब लोग जा चुके हैं वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए? चलिए हम कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया कि अकेला एंशिएंट पीरियड जो है, एंशिएंट इंडिया है, वो हमें पढ़ना है अननोन पीरियड से लेकर 712 एडी तक। और ध्यान रखेंगे जब तक हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, तो ध्यान रखेंगे पूरे एंशिएंट इंडिया में हमारे देश में चलेगा हिंदू शासन या हिंदू रूल। लेकिन हिंदू किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। क्या हिंदू, आई एम हेयर, रिशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजुल सिंह जी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा अपने नाम, अपने कांटेक्ट, अपने नाम, अपने सिटी के साथ और अपने बैच के साथ प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं सबके जो नंबर है वो सेव करके रखूंगा अपने पास। नेहा सिंह जी, सर यू आर ऑसम, आपके पढ़ाने का तरीका बेस्ट है। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जब तक हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, हमारे देश में शासन करेंगे हिंदू। क्या हिंदू किसी धर्म का नाम है? नहीं, हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है। हम सब जानते हैं हमारे देश का धर्म है सनातन धर्म, जो विश्व का सबसे पुराना धर्म माना जाता है। लेकिन हिंदू किसे कहते हैं? हिंदू उन लोगों को कहा जाता है जो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग हैं, और जो सिंध के लोग हैं, जो हिंद के लोग हैं। लेकिन हम सबसे पहले समझेंगे हमारे देश को नाम कैसे मिले। जब हमारे देश में वैदिक सिविलाइजेशन चल रही थी, वैदिक पीरियड चल रहा था, तो आर्यंस आए और आर्यंस ने आकर हमारे देश के जितने भी भाग पर अधिकार किया, उस भाग को इन्होंने नाम दिया आर्यवर्त। और हम सब जानते हैं आर्यवर्त ही हमारे देश का सबसे प्राचीन नाम है जो आर्यंस ने हमें दिया। लेकिन हम सब जानते हैं वैदिक काल में ही रचना हुई महाभारत की, और महाभारत को पढ़ के ही हमें पता चला कि जो आज हरियाणा में कुरुक्षेत्र है, वो कभी पौरव वंश के राजा कुरु की कुरु नगरी हुआ करती थी, जिसका वंशज हुआ दुष्यंत, और दुष्यंत की ही पत्नी थी शकुंतला। दुष्यंत और शकुंतला को ही एक बेटा पैदा हुआ जो बड़ा होकर प्रतापी राजा कहलाया, सम्राट भरत। और सम्राट भरत के नाम पर ही हमारे देश को नाम मिला भारतवर्ष। लेकिन हम हिंदू कैसे कहलाए? ध्यान रखेंगे हमारे देश पर होने वाला जो सबसे पहला विदेशी आक्रमण हुआ, जो सबसे पहला फॉरेन इन्वेजन हुआ, वो पर्शियंस ने किया। पर्शियंस का मतलब है पर्शिया के लोग, और पर्शिया ईरान का ही पुराना नाम है। ईरान को ही पहले पर्शिया या फारस कहा जाता था, और पर्शिया के ही लोग पर्शियंस या ईरानी कहलाते थे। पर्शिया का ही एक रूलर था जिसका नाम था डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, और ये पहला फॉरेन इन्वेडर था, पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने सफल आक्रमण किया था भारत पर। लेकिन ध्यान रखेंगे पर्शियन लैंग्वेज में सा का उच्चारण नहीं होता, इसीलिए पर्शियंस कहा करते थे कि एक मुल्क है जो बहुत अमीर और संपन्न मुल्क है, जो एक नदी के पार बसा है, जिस नदी का नाम है इंदु। हम सब जानते हैं अगर हम अपने देश के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें, तो हमारे देश की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसीडर करें इंडिया, कि ये इंडिया है, ये भारत है, तो आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक का पार्ट केवल हमारे पास क्या है? समुद्र पानी। कहने का मतलब भारत में अटैक करने की गुंजाइश यहां से लेके यहां तक तो नहीं थी। यहां पर तो अरब सागर है, यहां पर हिंद महासागर है, यहां पर बंगाल की खाड़ी है। अगर उत्तर की बात करें तो इस पूरे भाग में हमारे पास क्या है? पर्वत, हिमालय। यहां से भी भारत में अटैक करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? रेगिस्तान, डेजर्ट। यहां से भी भारत में अटैक नहीं हो सकता था। हमारे देश में प्रवेश करने की सिर्फ एक जगह थी जो यहां से थी, और यहां पर एक पवित्र नदी बहती है जो हमारे देश की पहचान है, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं। कहने का मतलब हमारे देश में जितने भी विदेशी आक्रमण होंगे वो सब सिंध के रास्ते से होंगे, क्योंकि इसके अलावा भारत में अटैक करने की कहीं से कोई गुंजाइश ही नहीं है। हमारे देश पर पहला विदेशी आक्रमण किया पर्शियंस ने, ईरानियों ने, और कहा कि एक मुल्क है जो एक नदी के पार बसा है, जिस नदी का नाम है इंदु।
पर्शियंस ने सिंधु को इंदु कहा और इंदु से ही हमारे देश को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान ही मॉडिफाई होकर बना हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के वासी या हिंद के वासी ही क्या कहलाए? हिंदू। तो हिंदू कहलाई। मैं आपको बता देता हूं, अभी हम दिल्ली से बात कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं और वैलेंटाइंस डे के उपलक्ष्य में प्रकृति की तरफ से हमें तोहफा मिला है। अभी बाहर है ना बहुत तेज बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ बहुत हैवी मात्रा में, बहुत ही भारी संख्या में ओलावृष्टि भी हो रही है। लगभग बर्फ जैसा मंजर देखने को मिल रहा है दिल्ली में। प्रकृति की माया है ना। और क्योंकि हम प्रकृति के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं, उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है बीच बीच में। हमें हिंदुस्तान नाम मिला और हिंदुस्तान ही मॉडिफाई होकर हिंदुस्तान बना और हिंदुस्तान के ही लोग या हिंद के लोग कहलाए हिंदू। जब तक हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, तब तक यहां पर शासन चलेगा किसका? हिंदुओं का। कहने का मतलब हमारे देश को पर्शियंस ने नाम दिया हिंदुस्तान, लेकिन हमारे देश पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ, दूसरा फॉरेन इन्वेजन हुआ, वो ग्रीक्स ने किया, वो यूनानियों ने किया। और ग्रीक्स ने हमारी सिंधु नदी को इंडस कहा और इंडस से ही हमारे देश को एक और नाम मिल गया, दैट इज इंडिया। कहने का मतलब आर्यवर्त, फिर भारतवर्ष, फिर हिंदुस्तान और फिर इंडिया कहलाया हमारा देश। जब तक रितिका जी दिल्ली में, कहां सर? दिल्ली में हम मुखर्जी नगर में हैं, है ना। दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है, जो आप सब जानते हैं कोचिंग का हब है पूरे इंडिया का, हम लोग वहीं से लाइव हैं और हम लोग हमेशा वहीं से लाइव होते हैं आप लोगों के लिए। हम मुखर्जी नगर में हैं इस टाइम और हम यहीं से आपसे बात कर पा रहे हैं, आपसे गुफ्तगू हो पा रही है, आपसे रूबरू हो पा रहे हैं हम लोग। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का धर्म तो सनातन धर्म है, लेकिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग सिंधु नदी के पार रहते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं? हिंदू। अब चाहे वो शिव के उपासक हो तो वो शैव धर्म के कहलाएंगे, वो विष्णु के उपासक हैं तो वो वैष्णव धर्म के कहलाएंगे, वो श्री कृष्ण के उपासक हैं तो वो भागवत धर्म के कहलाएंगे, और अगर वो गौतम बुद्ध के फॉलोवर हैं तो वो बौद्ध धर्म के बन गए, महावीर स्वामी के फॉलोवर हैं तो वो जैन धर्म के बन गए, लेकिन सारे कहलाएंगे क्या? हिंदू। अननोन पीरियड से लेकर 712 ईस्वी तक हमारे देश में हिंदुओं का शासन चलेगा, लेकिन 712 ईस्वी में ऐसा क्या होगा? पूरी की पूरी हवा बदल जाएगी। 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में, भारत के पश्चिम में, वेस्ट में, अरब में, मक्का नामक शहर में जन्म लेंगे हजरत मोहम्मद साहब या पैगंबर मोहम्मद साहब, और वही एक नए धर्म की स्थापना करेंगे विच इज नोन एज इस्लाम। इस्लाम धर्म की स्थापना 7th सेंचुरी में अरब में होगी। हजरत मोहम्मद साहब जिन्हें फाउंडर माना जाता है इस्लाम धर्म का, और ये कहा जाता है इस्लाम धर्म के अनुसार कि अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और हजरत मोहम्मद या पैगंबर मोहम्मद उसका आखिरी रसूल है, आखिरी मैसेंजर है या आखिरी दूत है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में होगा और उनकी मृत्यु मदीना में होगी, और उन्हीं की मृत्यु के बाद पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार होगा, और अरब से ही अलग अलग मुस्लिम रूलर्स को भेजा जाएगा दुनिया के अलग अलग देशों में, और कहा जाएगा कि जाइए और जाकर पूरी दुनिया में प्रचार कीजिए इस्लाम धर्म का। उसी में से एक देश होगा हमारा आर्यवर्त, भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया। और हमारे देश पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन 712 ईस्वी में होगा, जो कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में 712 ईस्वी में अटैक करेगा, तो मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में एंट्री से ही क्या शुरू होगा? मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, जिसको हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे सर, ये तो फर्स्ट प्रेयर है हम लोग का। नाइस टू लिसन फ्रॉम यू। जमील अहमद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं इस्लाम धर्म को फॉलो करने के 5 स्तंभ होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तंभ ही क्या होता है? कलमा पर एतबार करना या कलमा पर विश्वास करना, और कलमा पर बिलीव करने वाला व्यक्ति ही तो मुसलमान कहलाता है। और कलमा कुछ पवित्र शब्द हैं इस्लाम धर्म के, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह एक है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और हजरत मोहम्मद उसका आखिरी रसूल है, उसका आखिरी मैसेंजर है। मैं बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं इस बात से, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आपकी पहली ही प्रेयर को अगर बोलने का मौका मिला है तो डेफिनेटली मैं अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूं।
नहीं, सोनम प्रसाद जी, मोहम्मद बिन कासिम मुगल नहीं था। मुगल तो पहला बाबर हिंदुस्तान में आएगा। मैं आपको बता देता हूं, इस पूरे लगभग 1000 साल के पीरियड में हम मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, और इस पूरे लगभग 1000 साल के पीरियड में हमारे देश में चलेगा मुस्लिम शासन या मुस्लिम रूल। सबसे पहले अरब से हमारे देश पर मुस्लिम आक्रमण होगा, जो करेगा मोहम्मद बिन कासिम। और यही मोहम्मद बिन कासिम अरब से आएगा, 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक सिंध पर अधिकार रखेगा, और 2 साल तक हिंदुस्तान में रहकर ये वापस लौट जाएगा। इसके बाद हमारे देश पर होंगे 2 तुर्क आक्रमण, 2 टर्किश इन्वेजन। जो पहला करेगा महमूद गजनवी, जो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर 17 बार आक्रमण करेगा। हम सब ने नाम सुना है महमूद गजनवी का। और दूसरा टर्किश इन्वेजन करेगा मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी का पीरियड रहेगा 1175 से लेकर 1206। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आएगा तो उस समय नॉर्थ इंडिया में चल रहा होगा चौहान डायनेस्टी, चौहान वंश, जिसमें रूल कर रहा होगा पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करेगा, लेकिन बार बार पृथ्वीराज चौहान उसे पराजित कर देगा, उसे हरा देगा। लेकिन हारते ही बार बार मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लेगा, और पृथ्वीराज चौहान उसे बार बार माफ करेगा। इट हैपेंड 16 टाइम्स, ऐसा 16 बार हुआ। लेकिन 17वीं बार दोनों के बीच में 1191 में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी। लेकिन अगले ही साल 1192 में हमारे देश का सबसे बड़ा उलटफेर होगा, जब तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराएगा, उसकी हत्या करवाएगा, और भारत में स्थापना करेगा मुस्लिम रूल की, मुस्लिम शासन की। लेकिन जैसे ही मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी में मरेगा, तो क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था या कोई भी बेटा नहीं था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम, एक स्लेव भारत के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना करेगा, जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। और यहीं से मेडिवल इंडिया में हम पढ़ना शुरू करेंगे किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। और मेडिवल इंडिया 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, जिसमें सबसे पहला मेजर पार्ट कहलाता है दिल्ली सल्तनत। और जो दिल्ली सल्तनत है, दिस इज द पीरियड ऑफ 320 ईयर्स, 1206 से 1526 तक का पीरियड ही कहलाता है दिल्ली सल्तनत, जो 320 साल का पीरियड है। ऋषभ अवस्थी, हाँ जी बिल्कुल, ये कहानी हमें पृथ्वीराज रासो से मिली है, जो चंद्रबरदाई ने एक महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, उसमें लिखा है। अविरूप कामकर जी, मैं आपको बता देता हूं, है ना, जो आपकी क्वेरीज होंगी सिर्फ वही आपको फ्लैश होंगी, वही आपको दिखेंगी। मैं आप सबको देख सकता हूं, लेकिन आप, है ना, सिर्फ अपने आप को देख सकते हैं। सर रेणु गुप्ता, हाय रेणु गुप्ता। सर कासिम गजनवी एंड गौरी ऑल आर मुस्लिम रूलर्स, बिल्कुल ऑल आर मुस्लिम रूलर्स। महमूद गजनवी भी, मोहम्मद गौरी भी, और मोहम्मद बिन कासिम भी। मासूम बाबा जी, आप बहुत मासूम हैं और बहुत ज्यादा, है ना, व्याकुल भी हैं। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। ठीक है, हम कहीं से भी स्टार्ट कर लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो स्ट्रिक्टली वो पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम एंशिएंट इंडिया से ही शुरू करेंगे। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ना शुरू करेंगे 1206 से, जो चलेगा 1526 तक। और इसमें आप 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, इसके बाद खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश, इसके बाद सैयद डायनेस्टी या सैयद वंश, और उसके बाद लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश। और इन 5 डायनेस्टीज में जितने भी रूलर्स रूल करेंगे, वो सारे के सारे लोग सुल्तान कहलाएंगे, इसीलिए कहलाता है दिल्ली सल्तनत। गुलाम वंश में हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन के बारे में। खिलजी डायनेस्टी में हम बात करेंगे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के बारे में। तुगलक डायनेस्टी में हम बात करेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी में हम बात करेंगे खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और लोधी डायनेस्टी में हम बात करेंगे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बीच।
के बारे में। लेकिन जब लोधी डायनेस्टी में रूल कर रहा होगा इब्राहिम लोधी, तो हम सब जानते हैं दोस्तों 1526 में अफगानिस्तान के काबुल का रूलर आएगा हिंदुस्तान में, जो कि एक तुर्क था, जो कि एक टर्किश था, जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और यही बाबर 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ेगा, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें वो इब्राहिम लोदी को हराकर उसकी हत्या करके भारत में स्थापना करेगा मुगल डायनेस्टी की या मुगल वंश की। और फिर मेडिवल इंडिया में आप लोग 1526 से लेके 1707 ईस्वी तक मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे, और मुगल डायनेस्टी हिंदुस्तान में चलेगी 1857 तक। इतिहास की इकलौती डायनेस्टी, इकलौता वंश जिस अकेले वंश ने 331 साल तक राज किया हिंदुस्तान में, वो है मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश। और मेडिवल इंडिया के मुगल वंश में आप 6 महान मुगल बादशाहों के बारे में बात करेंगे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 महान मुगल बादशाह आप पढ़ेंगे। आज बर्थडे है बाबर का सर। हाँ जी ऋषभ अवस्थी जी, बिल्कुल। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। आज बाबर का बर्थडे है, हमने बाबर का नाम ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। हुमायूं के ही कंटेम्प्रेरी हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी के बारे में। कहने का मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर औरंगजेब तक हम जितने भी लोग पढ़ेंगे वो सारे के सारे मुस्लिम्स होंगे। इसीलिए हमने कहा मेडिवल इंडिया में चलेगा भारत में मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल। और ये 1707 तक ही क्यों चलेगा? क्योंकि 1707 ईस्वी में डेथ होगी मुगल एम्परर औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 ईस्वी में। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हमारे देश में चल रहा था लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश, और लोधी वंश में साहिल मित्तल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साहिल मित्तल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी वैसे ही हम मेडिवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया में प्रवेश करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब यहां पर लोधी वंश चल रहा था और लोधी वंश में रूल कर रहा था सिकंदर लोधी, जो उसका सबसे महान सुल्तान था, तो सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में हमारे देश में आगमन हुआ यूरोपियंस का। सबसे पहले 1494 में जब ये सारे मुस्लिम्स हैं तो उन्हें सुल्तान और इन्हें मुगल्स क्यों? मुगल वर्ड बना है मंगोल से, क्योंकि ये मंगोल या मंगोलिया से ताल्लुकात रखते थे, इसलिए इस वंश को मुगल वंश कहा है। और सुल्तान एक उपाधि हुआ करती थी जो बगदाद की खलीफा से मिला करती थी। जब हम पढ़ेंगे आगे रेनू, तो हमें सारी की सारी बात क्लियर हो जाएगी कि वो सुल्तान और ये मुगल क्यों है। सिकंदर लोधी के ही शासनकाल में हिंदुस्तान की पॉपुलैरिटी यूरोप में फैलेगी और अब यूरोपियंस का भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेगा इंडिया, भारत। लेकिन यूरोपियंस अभी तक इंडिया में नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए 1494 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड से अपना पानी का जहाज लेकर एक नाविक निकलेगा जिसका नाम था कोलंबस। लेकिन रास्ते में ही दिशा भटक जाने के कारण हिंदुस्तान की जगह अमेरिका चला जाएगा और खोज कर लेगा अमेरिका की। लेकिन इसी के 4 साल के बाद 1498 में 1498 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से पानी का जहाज लेकर एक और यात्री निकलेगा जिसको हम जानते हैं वास्को डिगामा के नाम से। और फाइनली यूरोप से लेके भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज करेगा वास्को डिगामा। और जैसे ही वास्को डिगामा यूरोप से भारत तक आने के समुद्री मार्ग की खोज करेगा, तो बस इसी के बाद भारत में आगमन शुरू होगा यूरोपियंस का। भारत में सबसे पहले आएंगे पोर्चुगीज या पुर्तगाली, इसके बाद नीदरलैंड्स के लोग, डचेस भारत में आएंगे, इसके बाद आएंगे ब्रिटेन के लोग, ब्रिटिशर्स या अंग्रेज, इसके बाद भारत में आएंगे डैन या डैनिश लोग डेनमार्क से, और लास्ट में आएंगे फ्रेंच लोग या फ्रांसीसी लोग। और यही लोग अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित करके यहां पर व्यापार करना शुरू करेंगे। और जैसे ही औरंगजेब मरेगा 1707 ईस्वी में, हम प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों मॉडर्न इंडिया में या आधुनिक भारत में। और ध्यान रखेंगे, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत इज अ पीरियड ऑफ 1707 टू 1947, जो 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट रहेगा 1707 से 1857 तक, और दूसरा पार्ट 1857 से 1947 तक। क्या होगा मॉडर्न इंडिया में? हमारे देश में शासन चलेगा ब्रिटिशर्स का। ये है ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन।
लेकिन ये कैसे होगा? जब तक औरंगजेब जीवित रहेगा तब तक सारे के सारे यूरोपियंस केवल व्यापारी बनकर, ट्रेडर्स बनकर यहाँ पर व्यापार कर रहे होंगे। लेकिन औरंगजेब के मरते ही डिक्लाइन शुरू होगा मुगल साम्राज्य का, और इस 150 साल के पीरियड में हम पढ़ेंगे डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, मुगलों का पतन। और जहां एक तरफ मुगलों का पतन होगा, वहीं दूसरी तरफ इसी 150 साल के पीरियड में राइज होगा ब्रिटिशर्स का। मुगल बादशाह जहांगीर से परमिशन लेकर अंग्रेज अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में लगाएंगे, लेकिन अधिकार करेंगे सबसे पहले जाकर बंगाल पर। 1757 में लड़ा जाएगा बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और अंग्रेजों का भारत में डोमिनेंस ही 1757 से शुरू होगा। 1757 से 1857 तक लगभग 100 साल तक अंग्रेज हमारा शोषण करेंगे, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। लेकिन हम भारतीय हैं, हम तभी जागते हैं जब बात धर्म पर आ जाए। और बात धर्म पर आएगी 1857 में, जब ब्रिटिश आर्मी में एक नई बंदूक इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होना शुरू होगा। और इसी इनफील्ड राइफल के जो बुलेट के कार्ट्रिजेस थे, बुलेट का खोल था, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ था, जिसको खोलने का एक ही तरीका था, दांतों से काटकर। जैसे ही सैनिकों में ये बात फैली कि कारतूसों की खोल में गाय और सुअर की चर्बी है, तो गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना हिंदुओं के लिए वर्जित था। तो हम जानते हैं नापाक थी सुअर की चर्बी मुसलमानों के लिए। इसीलिए हम जागे, और सबसे पहले जागा मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी में, जिसने इन चर्बी युक्त कारतूसों को इस्तेमाल करने से मना किया। और हम सब जानते हैं 10 मई 1857 से मेरठ के काली पलटन से शुरू हुआ द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। और इस 1857 के विद्रोह का लीडर ही किसको बना दिया गया? भारत के लास्ट मुगल एम्परर को, हु वाज बहादुर शाह जफर। लेकिन अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को ही गिरफ्तार किया और भेज दिया रंगून वर्मा। और 1857 में ये डिक्लेयर कर दिया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन नहीं, बल्कि महारानी विक्टोरिया का शासन चलेगा। महारानी विक्टोरिया का ही एक प्रतिनिधि आकर हिंदुस्तान में विक्टोरिया के बिहाफ पर क्या करेगा? शासन करेगा, और वो कहलाएगा भारत का वाइसरॉय। लॉर्ड कैनिंग बनेगा भारत का सबसे पहला वाइसरॉय। और 1857 से लेकर 1947 तक हम ऑफिशियली गुलाम रहेंगे ब्रिटेन के, अंग्रेजों के। और इस 90 साल के पीरियड को आप कहेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये कहलाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जिसमें हमारे देश में कुछ सोशल रिफॉर्म्स होंगे। राजा राम मोहन राय आकर सती प्रथा का अंत करवाएंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आकर यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा शुरू करवाएंगे। इसके बाद हम सब जानते हैं 1885 में एओयूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाएगी, जिसको दादा भाई नौरोजी आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देंगे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे आगा खान। और क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन करेगा बंगाल का विभाजन, इसी के बाद से भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट पड़नी शुरू होगी। अंग्रेज अपनाएंगे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इसी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत हमारे देश में हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाया जाएगा, और उसी का फायदा मिलेगा किसको? अंग्रेजों को। लेकिन 1915 में, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस लौटेंगे साउथ अफ्रीका से। उसके बाद गांधीयन एरा, गांधी युग शुरू होगा, और दुनिया भर के मूवमेंट्स और सत्याग्रह करके फाइनली 1947 में हमें आजादी मिलेगी। लेकिन एक राष्ट्र नहीं, बल्कि 2 राष्ट्र बनकर, इंडिया और पाकिस्तान बनकर। भाई ऑनलाइन क्लास में बस अभी कॉल करता हूँ फ्री होते ही। बढ़िया बढ़िया, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन क्लास में बस अभी फ्री होके कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। हेलो, हाँ भाई, हेलो हेलो। हेलो, हाँ भाई, मैं ऑनलाइन क्लास में बस 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, तो फाइनली 1947 में हमें आजादी मिलेगी। और जैसे ही 1947 में हम आजाद होंगे, तो ध्यान रखेंगे 1947 से लेकर 1964 तक का पार्ट, 1947 से 1964 तक का पार्ट भी
हम हिस्ट्री में ही इंक्लूड करते हैं और ये पीरियड कहलाता है कंटेम्परेरी इंडिया। कंटेम्परेरी इंडिया या समकालीन भारत। और समकालीन भारत को हम पढ़ते हैं अपनी आजादी 1947 से लेकर 1964 तक, और 1964 तक ही इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 1964 में ही हुई डेथ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होगी 1964 में, और बस वहीं तक हमें पढ़ना है इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। कहने का मतलब पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक हमें पढ़ना है भारतीय इतिहास। और अभी तक हमारे पास इतिहास जो है वो 1964 तक की ही घटनाएं हैं। यही सिलेबस होगा, यही पीरियड है जो हमें इतिहास में पढ़ना होगा। 1964 तक का पीरियड ही क्या कहलाता है? इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि हम पैलियोलिथिक पीरियड से ट्रेवल करना शुरू करेंगे और लास्ट हम कहां तक पहुंचेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु तक, 1964 तक। ये है पूरा का पूरा ओवरव्यू